हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार बजट 2025-26 को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने सेंट्रल बजट 2025-26 को, यूनियन बजट को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बिहार बजट 2025-26 को डिस्कस करेंगे। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कई सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसका प्रयोग आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं और कुछ प्रश्न वहां पर डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो हर किसी भी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो हम लोग बिहार बजट को 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इसे प्रश्न के फ्रेमिंग के रूप में तैयार किया गया है। तो हम लोग प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हो वो इसके अंतर्गत समाहित हो सके। प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के प्रमुख प्रावधानों को बताते हुए स्पष्ट करें कि यह बजट बिहार के विकास में किस प्रकार लाभदायी साबित होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बिहार बजट 2025-26 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उन प्रावधानों को डिस्कस करना है। प्रावधान का मतलब हो गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं, इंडस्ट्री से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, एजुकेशन से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, हेल्थ सेक्टर से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, टूरिज्म के विकास से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार के द्वारा बजट में किया गया है, और उसके साथ साथ बताना है कि किस प्रकार से बिहार के विकास में लाभदायी साबित होगा। स्वाभाविक है कि अगर आप प्रावधान की चर्चा करेंगे तो वही सारे जो प्रावधान होंगे वह बिहार के विकास के लिए भी उत्तरदायी होगा, क्योंकि बजट जो होता है वह किसी भी देश के या राष्ट्र के विकास का एक प्रकार का रोड मैप होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047 के साथ साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 3 मार्च को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार का बजट पेश किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मानव विकास की दिशा में अनेक प्रावधान किए गए। संक्षिप्त और सारगर्भित इंट्रोडक्शन है। इसमें हमने विजन 2047 की चर्चा कर दी, समृद्ध बिहार की परिकल्पना को भी हमने यहाँ पर समाहित कर दिया है। यानी कि जो प्रश्न की जो डिमांड है कि किस प्रकार से जो बजट के प्रावधान हैं वह बिहार के विकास में साबित होंगे, सहायक साबित होंगे, तो समृद्ध बिहार की परिकल्पना में बजट के सारे प्रावधान निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग बजट का आकार देखें तो बजट का जो आकार है वह हर वर्ष की तुलना में अगले साल में बजट में प्रायः वृद्धि होती है। 2024-25 में भी अगर आप देखेंगे तो 2024-25 में बजट का आकार 2.78 लाख करोड़ रुपया था। ठीक है, वह 2025-26 में बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। इसे अगर आप राशि के रूप में देखेंगे तो 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2024-25 की तुलना में 25-26 में 13.69% की वृद्धि हुई है बजटीय आवंटन में। अगर आप पिछले 15 वर्षों से आप इसकी कंपेयर करेंगे तो 2004-05 में अगर आप देखेंगे तो 2004-05 में बजट का जो आकार था वह था 23,885 करोड़। ठीक है, तो आप 3-4 फिगर में भी आप इसे दर्शा सकते हैं, 2004-05, फिर 24-25, फिर 25-26। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 वित्तीय वर्ष प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर को हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो यह हो गया बजट का आकार। अब हम लोग देखेंगे बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान। तो महत्वपूर्ण प्रावधान को मैं डिस्कस करूं उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 150 से अधिक प्रश्नों का मॉडल आंसर तैयार किया गया है। इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी कि एसे और डीआई को छोड़कर जीएस का हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया गया है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें समाहित हैं और इसका चार्ज रखा गया है 999 रुपया। तो 150 महत्वपूर्ण टॉपिक
टॉपिक और उसको मॉडल आंसर, जो यहाँ पर जिस प्रकार से मॉडल आंसर डिस्कस किया जा रहा है, चाहे बजट का हो या अन्य कई प्रकार के मॉडल आंसर डिस्कस किए गए हैं, आंसर का फॉर्मेट उसी के तर्ज पर होगा। ठीक है, तो आप एक रेफरेंस के रूप में जो यहाँ पे मॉडल आंसर दिया गया उसे देख सकते हैं और 999 रुपया इसका चार्ज रखा गया। आप लोग निस्संदेह इसे परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए 8375934036 या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है या व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर और क्वेरी का भी नंबर यही है। अगर आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके परचेज करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, इस पर आप पेमेंट करें और इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आगे के जो कंटेंट होंगे उसे आपको ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो इसी नंबर पे फोन कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो पेमेंट का नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर यही है और क्वेरी का भी नंबर यही है। ठीक है, तो 150 जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, IR, करंट अफेयर, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट, सारे सेक्शन इसके अंतर्गत समाहित है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं 999 रुपया, 150 से अधिक मॉडल आंसर और यह होंगे GS पेपर 1 और GS पेपर 2 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा बजट के विभिन्न प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कल्याण के लिए बजट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप बजट वगैरह को डिस्कस करें तो कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जो होता है उसी को आप लोग उठाएं स्पेशली मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, जैसे शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है, महिला डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे सेक्शन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसे आपको जरूर याद करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आवंटन किया गया, बजटीय आवंटन 60,964 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20,035 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास 16,093 करोड़ रुपया और एनर्जी के क्षेत्र में 13,484 करोड़ रुपया। यह हो गया प्रमुख क्षेत्र में बजटीय आवंटन बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या बजटीय आवंटन किए गए हैं। तो कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। एक इंडस्ट्री को MSME सेक्टर में आप देखेंगे तो कृषि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का एक काफी महत्वपूर्ण प्रयास है। सभी अनुमंडल व प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार से बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी नींव रखी जा रही है कि चाहे वह ब्लॉक लेवल पे हो या अनुमंडल, हर एक ब्लॉक और हर एक अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। अरहर, मूंग, उड़द की MSP पे खरीद होगी और चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत 25-26 में बिहार मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखें तो सरकार के द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो 4-5 जो महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे उसे आप लोग याद करें जिसे आप लोग एग्जामिनेशन में लिख सकें। अब आइए कृषि के बाद हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP यानी कि निजी सरकारी निजी पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। कैंसर रोगी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी तथा शहरी क्षेत्र में वंचित वर्ग, जैसे स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में वंचित वर्ग के लोगों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये बजटीय प्रावधान किए गए हैं। अब आइए महिला वर्ग से संबंधित महिलाओं के वर्ग विकास के लिए आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा पहले से भी कई सारे काम किए जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार से महत्वपूर्ण योजनाएं जारी की जा रही है, महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू की जा रही है और क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई थी डेटा के साथ कल हमने डिस्कस किया था। तो महिला वर्ग के लिए अगर आप 25-26 में सरकार का बजटीय प्रावधान देखेंगे तो प्रत्येक पंचायत में, ध्यान रखें आप लोग, प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। आप देखेंगे गाँव घर से अगर आप जुड़े हुए होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि जब गरीब
कन्या का विवाह किया जाता है तो उनको शादी करने के लिए कहाँ पर शादी की जाएगी, सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर कोई छोटा मोटा धर्मशाला भी होता है तो अगर कोई डेट जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो विवाह के लिए लगन उस दिन काफ़ी ज़्यादा हो तो दिक्कत होती है उनको विवाह करने के लिए, ठीक है, या फिर पैसा उनको पे करना होता है। तो गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा और एक कह सकते हैं कि ग्रामीण छोटे लेवल पे गरीब कन्याओं के विवाह के लिए काफ़ी गेम चेंजर कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ठीक है। तो पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण कदम। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रमुख शहरों में पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। पिंक बस, इसमें आप देखेंगे कि ड्राइवर से लेकर कंडक्टर हर कोई जो होगा वह महिला होंगे, ड्राइवर, कंडक्टर, ठीक है, हर कोई महिला वर्ग से संबंधित होंगी। तो प्रमुख शहरों में पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और पटना में महिला हॉट की स्थापना की जाएगी। एलसीटी घाट से लेकर गांधी मैदान का जो एरिया होगा वहां पर महिला हॉट की स्थापना की जाएगी। महिला चालकों को ई रिक्शा एवं दोपहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई महिला है, महिला चालक है, वह ई रिक्शा को परचेज करना चाहती है, दोपहिया वाहन को परचेज करना चाहती है, व्यावसायिक परिचालन के लिए खरीदना चाहती है, तो सरकार के द्वारा उन्हें नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि वाहन, स्वाभाविक है कि अगर वो ई रिक्शा खरीदेंगी चलाने के लिए तो कहाँ पे सीखेंगी, तो महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी जो प्रमुख सिटीज होंगे उसमें। तो महिलाओं के विकास के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और आप समझिए कि अगर इसे मूर्त रूप प्रदान किया जाता है ग्रामीण लेवल पे, तो ग्रामीण लेवल पे या फिर जो पिंक बस की बात हुई, पिंक टॉयलेट पिंक की बात हुई, तो ये सब अगर मूर्त रूप प्रदान किया जाता है तो बिहार में किस प्रकार से बिहार की अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजर के रूप में ये सारे काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री सेक्टर, और सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि इस बार उद्योग से संबंधित 5 नए कानून लाने की बात की गई है। 5 नए कानून नहीं, इसे 5 नई पॉलिसी कहिए, 5 नई पॉलिसी यानी कि नीति लाने की बात कही गई है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। इसके पूर्व में आप देखेंगे कि 2016 ईस्वी में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बिहार सरकार के द्वारा लाई गई, उसमें संशोधन करके 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लाया गया और अब 2025 ईस्वी में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। इसका क्या एजेंडा होगा, तो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने एवं निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाई जाएगी, ठीक है। तो उद्योग के क्षेत्र में पहला पॉलिसी हो गया जो सरकार के द्वारा लाया जाएगा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। दूसरा जो है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लाया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों की आय में वृद्धि करने, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ सतत औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रगति प्रदान करने तथा रोजगार के नए अवसरों को विकसित करने और सृजित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 भी लाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार से नई नई पॉलिसीज के माध्यम से बिहार के उद्योग को, बिहार के औद्योगिक अवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चाहे औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की बात हो या फिर बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात हो या खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की बात हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लाया जाएगा ताकि प्लास्टिक विनिर्माण जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और एक अंतिम जो पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा कोशिश की जाएगी वह है बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025। बिहार में फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अवसरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी लाया जाएगा, ठीक है। तो उद्योग के क्षेत्र में देखें तो 5 प्रकार की नई पॉलिसी के माध्यम से बिहार के इंडस्ट्री को एक नया स्वरूप देने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आइए पर्यटन क्षेत्र।
पर्यटन क्षेत्र में सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास भी किए गए हैं। मेरा प्रखंड मेरा गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ब्लॉक लेवल पे जो भी वैसा क्षेत्र जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है लेकिन अभी तक उसे चिन्हित नहीं किया गया है, वह विकास अभी तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, तो वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करके संबंधित मंत्रालय को सूचना प्रदान करना मेरा प्रखंड मेरा गौरव स्कीम के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव, यानी कि हर एक प्रखंड में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो गौरव करने के लायक हो, उसे ढूंढना और उसे मैप पे लाना ताकि पर्यटन की दृष्टिकोण से उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो मेरा प्रखंड मेरा गौरव सरकार के द्वारा पर्यटन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा देखेंगे गया में विष्णुपद मंदिर का विकास किया जा रहा है, एक कॉरिडोर का भी वहां पे निर्माण किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा जब बजट भी लाया गया था तो विष्णुपद मंदिर को डेवलपमेंट की बात कही गई थी। हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है बनारस में, उसी के तर्ज पर सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर की भी नींव रखी गई है। करमचट इको टूरिज्म हब का डेवलपमेंट किया गया है। ककोलत जलप्रपात, मुंडेश्वरी इको पार्क, इसके अलावा आप देखेंगे राजगीर में कई सारे पर्यटन से संबंधित वहां पे विकास कार्य किए गए हैं। तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई सारे विकास कार्य किए गए हैं। ठीक है, और जिसका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। तो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, महिला विकास हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, इन सभी क्षेत्र में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा काफ़ी तेजी से काम किया जा रहा है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से बिहार के औद्योगिक रोड मैप की नींव तैयार की गई है। कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों से समृद्ध बिहार का मार्ग सुनिश्चित होगा तथा विजन 2047 का भी सपना साकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मॉडल आंसर फिनिश हुआ। लेकिन एक जो पॉइंट इसमें ऐड करना छूट गया था वह मुझे अभी याद आ रहा है। इसमें इसका बजट का पॉजिटिव दृष्टिकोण एक पॉइंट इसमें ऐड करना छूट गया था। पॉजिटिव दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि किस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से बिहार के वित्तीय अनुशासन पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार प्रतिवर्ष बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे लेकर आती है। आप महत्वपूर्ण प्रावधानों से स्पष्ट करें कि क्या बिहार सरकार वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सफल रही है। तो इन सारी चीजों को आपको जानना होगा। तो वित्तीय अनुशासन यानी कि राजकोषीय घाटा को किस प्रकार से बैलेंस संतुलित बनाने में सरकार की भूमिका रही है। तो अब वित्तीय अनुशासन का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल देखेंगे आप राजस्व बचत के रूप में। सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे कि राजस्व बचत की जा रही है। अगर आप 2024-25 का डेटा देखेंगे तो 2024-25 ईस्वी में 1121 करोड़ रुपए जहां राजस्व बचत किया गया, वहीं 2025-26 में देखा जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर जो है यह आंकड़ा बढ़ गया है 8,831 करोड़। यह राजस्व बचत हुआ है। कितना? लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है राजस्व बचत में, यानी कि इतना पैसा बच गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे वित्तीय अनुशासन का बेहतर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि राजकोषीय, देखिए जीएसडीपी के 3% के अंदर तक अगर राजकोषीय घाटा रहता है तो काफ़ी बेहतर वित्तीय प्रबंधन माना जाता है। और हाल ही में एक रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है जिसमें बिहार में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की चर्चा की गई है। और आप देखेंगे कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वह जीएसडीपी का 3% के अंदर ही रह रहा है। इस बार 2.98% का अंदाजा लगाया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण डेटा है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि राज्य सरकार का जो अपना राज्य कर स्रोत है, बिहार सरकार का जो अपने स्रोत से जो कर राजस्व की प्राप्ति है उसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हो रही है। राज्य कर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, यानी कि राज्य सरकार अपने स्रोत से रेवेन्यू को जनरेट करने में सफल हो रही है। आप देखेंगे कि पिछले बार की तुलना में इस बार लगभग 900 करोड़ रुपए ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। इस बार अगर आप देखेंगे तो 8,220 करोड़ रुपया रेवेन्यू कलेक्ट हो पाया है, जो कि पिछली बार की तुलना में 900 करोड़ रुपया ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं कि बिहार जो है बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाला राज्य बना हुआ है। भले इसका आकार आप देखेंगे बिहार विकसित देश के राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं है, भले ही आप विभिन्न मानव विकास सूचकांकों में बिहार अभी भी नीचे है, ग्रोथ रेट लगातार इसका डबल डिजिट बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे
तो बेहतर वित्तीय प्रबंधन का यहाँ पर कौशल प्रदर्शित किया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन वाला राज्य बिहार माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को भी वहां पर आपको डिस्कस करना होगा। प्रश्न की जो डिमांड होगी, प्रश्न के डिमांड के अनुसार वहां पर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSC सेंटर को ज्वाइन कर लें। और अंत में फिर से एक बार नोटिस है, महत्वपूर्ण नोटिस है, 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टीम ISPSC सेंटर के द्वारा 150 से अधिक जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स दोनों इसमें शामिल है। एसए और डीआई इसमें शामिल नहीं है। 999 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 प्रशांत कुमार इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। और अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो तो इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर दें या इसी नंबर पे आप लोग फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।